नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पूर्व के वीडियो में हमने विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत यानी कि एलिटिस्ट थ्योरी या एलिट थ्योरी के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें हमने चर्चा करी थी कि समाज में एक वर्ग ऐसा होता है कि जो गवर्न करता है, जिसको हम गवर्निंग क्लास कहते हैं, और दूसरा वर्ग क्या होता है, रूल्ड होता है यानी कि शासित होता है। तो इस तरह से हमने दो तरह के ग्रुप के बारे में चर्चा करी, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो रूलिंग वर्ग है वो सत्ता प्राप्त करता चला जाता है, और जो शासित वर्ग होता है वो सत्ता के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए अमेरिकी समाज वैज्ञानिक सी राइट मिल्स, जिन्होंने की अपनी प्रसिद्ध कृति द पावर एलीट, जिसे शक्ति विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत उन्होंने दिया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें उन्होंने बताया था कि समाज का उन्होंने एक जटिल चित्रण प्रस्तुत किया, जिसमें कि जो मेन सेंटर था वो शक्ति था, और ये बताया कि भिन्न भिन्न समाजों और भिन्न भिन्न युगों में शक्ति के रूप बदल जाते हैं, परंतु शक्ति सदैव सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु बनी रहती है, और मानव की जो अंतःक्रियाएं हैं, जो ह्यूमन इंटरैक्शन है, वो शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, क्योंकि जो ये शक्ति है वो विशिष्ट वर्ग और सरभारा यानी कि एलीट और प्रोलेटेरियंस, अपने और पराये, इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स, सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स यानी कि प्रवर वर्ग जिसे कि हम सुपीरियर कहते हैं, और सबऑर्डिनेट जिन्हें अवर वर्ग कहते हैं, पाया जाता है। और इनका कहना था, मिल्स का, कि ये सब जो क्लासिफिकेशन है वो शक्ति के उपार्जन और प्रयोग के द्वारा ही जस्टिफाई किए जाते हैं। समाज वैज्ञानिक अध्ययन में यह पता लगाना जरूरी है कि किसी समाज में शक्ति के उपार्जन और प्रयोग में कौन सा वर्ग आगे रहता है। मिल्स ने यह दावा किया है कि युद्धोत्तर अमेरिका में राजनीतिक, सैनिक और व्यापार जगत, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, सैनिक मतलब मिलिट्री, और व्यापार जगत का मतलब बिजनेस क्लास में के ओलिगार्की का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि गुप्ततंत्र का शासन है, और राष्ट्रीय स्तर के सभी निर्णयों में इनका एकाधिकार देखने को मिलता है, और लोकतंत्रीय प्रक्रिया में भी ये ओलिगार्की का जो शासन है वो प्रभावी दिखाई देता है। सोशल मीडिया ने धीरे धीरे इस प्रक्रिया को प्रभावित किया है, और जो हम सोशल रिसर्चर ने ये उनके सामने प्रश्न खड़ा कर दिया है कि वास्तव में शक्ति कितना प्रभावित करती है सुपीरियर क्लास को, इनसाइडर्स को, एलीट ग्रुप को, ये इस तरह से कितना प्रभावित करती है। मिल्स ने एक बात और कही है कि शक्ति विशिष्ट वर्ग या शक्तिशाली वर्ग न केवल इसीलिए शक्तिशाली बनते हैं कि वे समय की मांगे पूरी करती हैं, बल्कि वे कुछ इस तरह से डिमांड पैदा कर देते हैं जो सामान्य जनता है उसकी दैनिक जीवन जो है वो उसको बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि वो जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामरिक महत्व के स्थानों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, और दूसरी बात यह है कि विशिष्ट वर्ग जो होता है वो आपस में ऐसी बॉन्डिंग स्थापित कर लेता है जिसके सदस्य आपस में क्या होते हैं कि सद्भावना, सहिष्णुता और सहयोग के आधार पर एक दूसरे को शक्ति को सुदृढ़ करने में सहयोग करते हैं। वे अपनी एक ऐसी इमेज डेवलप कर लेते हैं कि जनसाधारण की तुलना में वो अपने आप को सुपीरियर साबित कर देते हैं, और सुपीरियरिटी न केवल धन संपदा में, पद प्रतिष्ठा के विचार से, बल्कि करैक्टर के विचार से भी बहुत ऊंचे साबित होते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सिर्फ एक उनका एक वर्चुअल दिखाई देने वाला, मतलब कि आडंबर मात्र है।
जैसे मैं आपको बात बताऊं, आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर की बात कर लें या किसी भी धनी व्यक्ति की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है कि जो जनसाधारण होता है वो ये सोचता है, मान लो कोई नेता भाषण देना आया, तो वो ये समझते हैं, वो जो नैतिकता की बात करते हैं या लोगों की भलाई की बात करते हैं, या कई बार आपने देखा होगा कि जो कई लेडीज जो होती हैं वो भाषण मंच पे ऐसे देती हैं कि जैसे पता नहीं कि सरकार कि इन्होंने महिलाओं के उत्थान का पूरा बीड़ा इन्होंने उठा लिया हो। लेकिन जब पब्लिक सुनती है तो सोचती है हमें भी इनके जैसा बनना है, हमें ये सब काम करने हैं। परंतु वास्तव में जब उनकी गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि ये सब खोखला दावा था, एक्चुअल स्थिति और कुछ थी। तो यही बात इसमें ये है कि जो एक वर्चुअल है, आडंबर मात्र दिखाई देता है कि हमेशा जो ऊंचे लोग होते हैं या सुपीरियर क्लास जो होती है वो बहुत ही साधन संपन्न है, बहुत ही नैतिकता वाली है, जबकि जो जनता होती है वो जरा सा भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचती है कि ये नैतिक है कि अनैतिक है। लेकिन जो सुपीरियर क्लास है वो कोई भी काम करने से पहले नहीं सोचती है, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा एक नेटवर्किंग जाल होता है कि ऊपर के ऊपर वो अपनी सारी समस्याओं का हल निकालने में समर्थ होते हैं। चाहे उनके बच्चे कोई गलत काम करें तो वो तुरंत ढक दिया जाता है, लेकिन आम आदमी का बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो वो सारी पब्लिक की निगाहों में आ जाता है। तो ये बात है इसमें। तो इस तरह से क्या है कि जो जनसाधारण व्यक्ति है वो छोटी छोटी बातों में भी क्या होता है, नैतिक अनैतिक के प्रश्न में उलझा रहता है। और शक्तिशाली वर्ग की क्या होती है, कोई भी अपनी आइडियोलॉजी नहीं होती है। ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जोड़ तोड़ के माध्यम से, कैलकुलेशन के माध्यम से, मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से, मैनिपुलेशन के माध्यम से अपना जुगाड़ बिठाए रखते हैं। और क्या होता है कि क्योंकि क्या होता है, इन्होंने सोच लिया होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है, तो इन पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये संवेदन शून्य की स्थिति आ जाती है और हर इमोरलिटी को जन्म देते हैं। मतलब कि जैसे जो एक तो अनैतिकता लोअर लेवल की होती है, हायर लेवल की जो कि विजिबल नहीं होती है, जिसके बारे में उंगली उठाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं ना कि अमीरों के चोचले हैं, तो वो वाली स्थिति इसके में जो हायर क्लास है मिल्स ने हमें बताई कि जो ये आडंबर है वो लोगों को दिखाने के लिए कवच टाइप है कि जिसके बारे में उस दीवार को कहीं भी भेदा नहीं जा सके और लोग उन पर किसी तरह की उंगली नहीं उठा सके। इसी तरह से अमेरिका में जो ये था कि भाई कॉरपोरेट पावर की भाई इन्होंने मिल्स ने बताया कि ये सब जो स्थिति है अमेरिका के कॉरपोरेट सेक्टर में देखने को मिलती है। तो हम अपनी एक इन जनरल, ये तो चलो वो बात थी अमेरिकन या पश्चिमी, लेकिन हम अपने उसमें भी देखें तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक सरल एग्जांपल से बताया कि जितना भी जो एलीट ग्रुप होगा ये जरूर, अच्छा दूसरी बात एक और बात है कि ये जरूरी नहीं कि सारे लोग ही अनैतिक होते हैं या सारे ही जो एलीट ग्रुप है वो गलत होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनमें आपस में एक बॉन्डिंग होती है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, चाहे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, चाहे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो। तो उनमें क्या होता है कि वो ऊपर के ऊपर, जैसे मान लो आपको मैं बताऊं छोटा सा एग्जांपल कि पार्टीज जो होती है, दलीय जो राजनीति होती है उसमें एक पार्टी का शासन है, मान लो अपोजिशन है, लेकिन आप कभी भी नोटिस करना कि मंच पे खड़े होकर वो उनकी बहुत ज़्यादा विरोधात्मक भाषण देते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से किसी के लिए अगर उनको पर्सनल कोई काम करवाना है तो उस दूसरी पार्टी के नेता को भी वो रिक्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जनता के लिए वो ये दिखाते हैं कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं। ये जो हमने कुछ जो है एलीट थ्योरी के बारे में चर्चा करी थी। लेकिन है ना, इसके बारे में एक अप्रोच जो है वो क्रिटिकल अप्रोच के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो इनके शक्ति का प्रयोग को उन्होंने योग्यता से, प्रतिभा और नेतृत्व के गुणों से जोड़ने की कोशिश की और ये माना कि जन साधारण जो होता है वो शक्तिहीन होता है, उसमें नेतृत्व के गुण नहीं पाए जाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो विशिष्ट वर्ग है उसमें ही ये सारी क्वालिटी होती है और जनसाधारण में ये क्वालिटी नहीं होती है। दूसरी बात है कि शक्ति और प्रभाव में ये जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है वो अंतर नहीं कर पाता है, बल्कि प्रभाव को ही शक्ति का अभिव्यक्ति मान लिया जाता है। यदि हम शक्ति सिद्धांत की शब्दावली में चर्चा करें, जैसे मॉस्को और मिशेल्स ने राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की अनदेखी करके विचारधारात्मक शक्ति पर ही अपना ध्यान
केंद्रित किया है, परंतु सी राइट मिल्स ने तीनों तरह की शक्तियों के बारे में चर्चा की है। कुछ विशिष्टवादी वर्ग सिद्धांत के समर्थकों ने लोकतंत्र की नई परिभाषा देने का प्रयास भी किया है, परंतु वो ये प्रमाणित नहीं कर पाए कि लोकतंत्र में स्वयं जनसाधारण को अपनी साधारण स्थिति से ऊपर उठने और सत्ता के बयान तक पहुंचने का अवसर कैसे मिल सकता। मतलब कि एलीट ग्रुप को तोड़ करके जनसाधारण भी अपनी स्थिति को कैसे सुदृढ़ कर सकता है, कैसे अपनी पहचान बना सकता है। सीबी मैकफर्सन ने अपनी विख्यात कृति डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल लोकतंत्रीय सिद्धांत का पुनरुत्थान के अंतर्गत यह लिखा है कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत ने लोकतंत्र को एक मानववादी आकांक्षा के स्तर से नीचे गिराकर मार्केट इक्विलिब्रियम की प्रणाली में बदल दिया, बाजार संतुलन की प्रणाली में बदल दिया है। मार्क्सवादी ये मानते हैं कि निजी संपत्ति ही सबसे बड़ी वो कड़ी है जो कि प्रभुत्वशाली वर्ग और पराधीन वर्ग में बांटती है, जबकि विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत न केवल निजी संपत्ति को बल्कि शक्ति को समाज के विभाजन का आधार मानता है और वह शक्ति को कायम करने के भिन्न भिन्न तरीकों का विश्लेषण करता है। इसीलिए ये माना जाता है कि ये सिद्धांत अधिक उपयुक्त है। हम सभी जानते हैं कि आज के कंपटीशन युग में धनवान व्यक्ति, शक्तिशाली वर्ग अपनी शक्ति को कायम करने के लिए बहुत सारे जोड़ तोड़ करता है और वो अपनी सूझबूझ से समाज में उन्नति के अवसरों को बहुत सीमित कर देता है। इस तरह वह जनसाधारण को इन अवसरों से वंचित करने की कोशिश करता है और जो विशिष्ट वर्ग है वो जनसाधारण को अपने पक्ष में करने के लिए छोटे छोटे इनाम, छोटे छोटे पुरस्कारों और की घोषणा भी करता है। दूसरी बात यह है कि वह जनसाधारण को पारिश्रमिक के रूप में इतना ही देता है ताकि वो रोजमर्रा, ये वो मार्क्स वाली बात आ गई कि वो शोषित वर्ग को इतना पे करता है कि बस ना तो वो पूरी तरह से एलीट ग्रुप में आ सके और ना ही वो जनसाधारण ग्रुप को छोड़ सके। तो इस तरह से ये जो गैप है वो लगातार बना रहता है और इस सर्कल को, इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को शक्ति संपन्न किया जाए। तो क्लियर है। तो इस तरह से हमने विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ा और आपको मैंने जो भी ये बुक्स इसमें बताई हैं तो प्लीज़ इनको नोट करके और रखिएगा और समय समय पर इनको रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।